रिस्पेक्टेड टीचर, आज का ये सेशन स्कूल बेस्ड असेसमेंट के ज़रिए तमाम होने वाले पेपर की चेकिंग के बारे में है। ये जो पेपर स्कूल बेस्ड असेसमेंट के तहत हमने जनरेट किए हैं ऑनलाइन, उसको चेक कैसे करना है। हमने चेकिंग मेरिट पर करनी है ताकि हर बच्चे को उसका हक मिले। बदकिस्मती ये है हमारे इन तालीमी इदारों में कि हम न सही तरीके से बच्चों की असेसमेंट करते हैं और ना ही इन पेपर को मेरिट पर चेक करते हैं। यही वजह है हमारा 5 साल स्कूल में पढ़कर आने वाला बच्चा जब छठी क्लास में होता है तो न वो उर्दू देख कर पढ़ सकता है और ना ही वो देख कर लिख सकता है। वजह क्या है कि हमने उसकी असेसमेंट सही तरीके से नहीं की, उसके पेपर की मार्किंग मेरिट पर नहीं की, जिसकी वजह से उसे वैसे ही प्रमोट करते रहे अगली क्लासों में, और जब वह छठी क्लास में पहुंचा तो न वो लिख सकता है और न पढ़ सकता है। अगर हम उसकी मेरिट पे असेसमेंट करते, उसके पेपर की मार्किंग अच्छी तरीके से करते, जो उसका हक था वो उसको मिलता, तो ऐसे ना होता। यही वजह है कि हमारा तालीमी सिस्टम दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है और हम इस सिलसिले में नाकाम हो रहे हैं। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है जो हमें ट्रेनिंग कराई गई है तहसील लेवल पे, उस पर हमारे एमटी ने हमें यही बात बावर कराने की कोशिश की कि हम जो भी मार्किंग करें वो मेरिट पर करें ताकि हर बच्चे को उसका हक मिले और जो आगे बच्चा प्रमोट होकर आए तो वो वाकई प्रमोट होने के काबिल हो। किसी रिश्वत या सिफारिश या ताल्लुक़ की बेस पर वो आगे क्लास में प्रमोट ना हो, बल्कि वो वाकई इस काबिल हो, उसके अंदर इतनी काबिलियत और एबिलिटी हो कि वो अगली क्लास में प्रमोट होने के वाकई ही उसका हकदार है। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट में जो मैंने तहसील लेवल पे ट्रेनिंग की वो उर्दू के बारे में है कि उर्दू का पेपर कैसे चेक करना है। इस सिलसिले में मैं 2 बातें आपकी गोश गुजार करना चाहूँगा जो वक्त की अहम ज़रूरत है। पहली बात यह है कि हम जब मार्किंग करें तो वो मेरिट पर हो जाए, जैसे मैंने पहले बताया, और इस सिलसिले में हर बच्चे के साथ इंसाफ हो। हमने नंबर डिवाइड करने हैं कि मजमून में उसने इतने नंबर लिए हैं, एजुकेशन में इतने नंबर लिए हैं, उन मार्किंग को इस तरह हम तकसीम करें कि वो जो है वो असल मेरिट पर आए। इस सिलसिले में मैं एक वाक़या सीरत सहाबा से आपकी गोश गुजार करना चाहूँगा कि सहाबा हमारे ईमान का हिस्सा है। हम फजूल बातों में फेसबुक पर और निकम्मी शेर व शायरी में वक्त गुजारते हैं। बेहतर यह है कि हम सीरत तैयबा और सही सीरत सहाबा का मुताला करें तो आपकी ज़िंदगी समझ जाएगी, बदल जाएगी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो फैसले में बहुत माहिर हैं, फैसला करने में उनकी एक अपनी शान है और अपना अंदाज है। जब वो खलीफा वक़्त थे तो एक आदमी उनके 3 आदमी उनके पास आए और कहा कि हमारे बाप इस दुनिया से रुखसत फरमा गए। उन्होंने तरके में विरासत में 17 ऊँट छोड़े हैं और साथ हमें तकसीम भी दे गए हैं कि इस तकसीम से मेरे 3 बेटे हैं और इस तकसीम से उनमें डिवाइड करना है। लेकिन वो 17 ऊँट हैं और डिवाइड इस तरह करना है कि पहले बेटे को 1/2 उन 3 ऊँटों का 1/2 हिस्सा मिले जो पहला बेटा है, जो दूसरा है उसको 1/3 मिले, जो तीसरा है उसको 1/9 मिले। लेकिन ऊँट कितने हैं? 17। कितने? 17। हम डिवाइड करते हैं इन 3 हिस्सों में, लेकिन वो तकसीम नहीं हो सकते। हम परेशानी में मुब्तला हैं कि कुल 17 ऊँट हैं और
अगर इन 3 हिस्सों में हमने डिवाइड करना है तो हम तकसीम नहीं कर सकते। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने फ़हमो फिरासत अता की थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि आप जाएं बैतुल माल में, बैतुल माल के जो ऊँट खड़े हैं उनमें से एक ऊँट लेकर आ जाएं और इस ऊँट जो 17 ऊँट हैं इनके साथ मिला लें। तो कुल कितने हो गए? 18। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको डिवाइड किया कि अब 18 ऊँट हो गए हैं। जब एक मिला है, जब 18 ऊँट हो गए हैं तो पहले बेटे को कितना हिस्सा मिलेगा? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको 18 में डिवाइड किया तो पहले बेटे को कितने ऊँट मिल गए? 9। दूसरे को फिर इसको 18 पे डिवाइड किया तो उसको कितने हिस्से मिल गए हैं? 6। जब तीसरे पे डिवाइड किया तो उसको कितने मिल गए हैं? 2। 9, 6 और 2 कुल कितने हो गए? 17। जो एक ऊँट बाकी रहेगा फिर गुलाम को फरमाया कि उसे बैतुल माल में वापस ले जाओ। तो 17 ऊँट थे, 17 ही डिवाइड हो गए, हर को अपना हिस्सा मिल गया। बैतुल माल का नुकसान भी नहीं हुआ, उसको मुसलमानों की अमानत थी और हर एक को अपना हिस्सा मिल गया। तो हमने नंबरों की तकसीम इस तरह करनी है, इस तरह उनको डिवाइड करना है कि एप्लीकेशन में, ऐसे में और डायलॉग में इस तरह नंबर देने हैं कि हर बच्चे को उसका हक मिले और किसी की हक तलफी ना हो। ये सीरत तैयबा से हमें ये सबक मिलता है। और सीरत सहाबा, जो सहाबा किराम की मुबारक ज़िंदगी है, उसका अगर मुताला करें तो हमारी ज़िंदगी में कई अहम मसाइल जो जिनके हम परेशानी मुब्तला हैं वो हल हो सकते हैं। तो इसी सिलसिले में हमें जो ट्रेनिंग करवाई गई, मैं आपके साथ ग्रुप में जो ऑफिशियल ग्रुप है मरकज़ मुल्तान खुद का, उसमें वो पिक्चर भी मैं शेयर कर दूँगा। जो पहली चीज़ हमें उन्होंने बताई है हमारे MD ज़करिया साहब ने, और जो शहर से तशरीफ ले आए थे और बड़ी डिटेल से उन्होंने 2 घंटे में हमें इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करवाई है। जो पहली चीज़ बताई है कि वो एक तस्वीर है, एक पिक्चर है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट में पेपर के दौरान एक पिक्चर दिखाई गई है बच्चों के, पिक्चर में वो मैं शेयर कर दूंगा। वो पिक्चर दिखाई गई है कि एक बुजुर्ग टाइप आदमी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फिर आखिर में वो पिक्चर के 3-4 सवाल दिए गए हैं कि इस पिक्चर में कुल कितने सवाल हैं, कितने अफराद मौजूद हैं। वो पिक्चर का जो सवाल है वो 10 नंबर का है। पिक्चर का वो सवाल है वो 10 नंबर का है। वो पिक्चर बच्चे को कहा गया कि वो तस्वीर को गौर से देखें और जो नीचे दिए गए सवाल हैं उन्हें बताएं कि इस पिक्चर में, इस तस्वीर में कुल कितने अफराद दिखाए गए हैं। तो बच्चा तस्वीर को गौर से देखेगा। कुल 10 नंबर हैं। पहला सवाल है 3 नंबर। फिर दूसरा सवाल ये है कि इस पिक्चर में कुल कितने अफराद हैं। पहले ये है कि कौन पढ़ा रहा है, तो वो बताएगा, अगर उसने गौर से देखा तो बताएगा कि बुजुर्ग जो है वो पढ़ा रहे हैं। तो दूसरा सवाल है उसमें यह है कि वो कुल कितने अफराद हैं, तो वो बताएगा कि इसमें जितने अफराद हैं अगर उसने गौर से देखा। और आखिर में वो दिखाया गया है कि इस पिक्चर का मुनासिब उन्वान तजवीज़ करें। तो वो थिंकिंग, अपनी जो एबिलिटी है उसको वो ज़ेर गौर लाएगा और बताएगा कि इसमें इस पिक्चर का क्या उन्वान जो है वो मुनासिब है। जो नंबर 2 सवाल है वो पैराग्राफ का है। एक पैराग्राफ दिया गया है, वो बच्चा इस पैराग्राफ को गौर से पढ़ेगा और फिर जो आखिर में वो सवाल हैं उनका दिया गया है। क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट में डंगी ये जो है इसके बड़ा जोर दिया गया है, तो वो 3री क्लास का बच्चा है और 3री क्लास का पेपर है। उसमें यही है कि बच्चा कहाँ परवरिश पाते हैं, कैसे परवरिश पाते हैं, वो कौन से अमामिल हैं जो मच्छरों को परवरिश पाने में मदद देते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं, ये सारे बताए गए हैं। तो इस पैराग्राफ के भी 10 नंबर हैं। जो पहला सवाल है वो उन्होंने ये है कि मच्छर कहाँ परवरिश पाते हैं, इसके 2 नंबर हैं।
इसके बाद है कि कचरा जो है वो कूड़ा करकट वो कहाँ फेंका जाता है। अगर उसको और से पड़ेगा तो वो बता सकता है कि ये कहाँ फेंका जाता है और कहाँ फेंकना चाहिए। लोग कहाँ फेंकते हैं और असल में तो कहाँ जो है वो उनको तलब किया जाना चाहिए। इसके बाद है गलियाँ और नालियाँ साफ सुथरा रखने से क्या होता है। अवारत में मौजूद तो इसमें ज़मीर। अब ये सवाल जो है ये सोचने वाला है कि वो पैराग्राफ पढ़ेगा और फिर उसमें तलाश करेगा इसमें ज़मीर कौन सा है। अगर उसे इसमें ज़मीर के बारे में टीचर ने आगाही दी है तो वो बता देगा कि हर वो चीज़, हर वो नाम जो असल नाम की जगह इस्तेमाल होता है वो इसमें ज़मीर होता है। तो वो दो इसमें ज़मीर उस पैराग्राफ में से तलाश करके बताएगा और आखिर में उस पैराग्राफ का उन्वान जो है वो लिखना है। इस नंबर के इस तरह डिवाइड किया गया है कि मच्छर कहाँ परवरिश पाते हैं, इसके 2 नंबर हैं। कूड़ा करकट कहाँ फेंका जाता है, इसके 2 नंबर हैं। गलियाँ और नालियाँ साफ रखने से क्या होता है, इसके 2 नंबर हैं। और तो इसमें ज़मीर पैराग्राफ में से तलाश करने हैं, इसके भी 2 नंबर हैं। और आगे पे जो पैराग्राफ का उन्वान तजवीज़ करना है, इसके भी 2 नंबर हैं। इसके बाद सबसे अहम चीज़ एप्लीकेशन, दरख्वास्त। जो बच्चे को मुख्तलिफ अंदाज में एप्लीकेशन याद करवाते हैं लेकिन जो असल तरीके से उसकी चेकिंग है वो नहीं करवाते। वजह क्या है कि हमने रवायती अंदाज में ये पढ़ा हुआ है कि आप बेशक जो मर्जी एप्लीकेशन लिख जाएं आपके 7 नंबर पक्के हैं, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन जो है उसका एक खास अंदाज है लिखने का और उसकी मार्किंग का। एप्लीकेशन के 10 नंबर हैं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट के हवाले से हमने 10 नंबर। पहले नंबर पर है उसका साथनामा, इब्तदाइया। इब्तदाइया में हम लिखते हैं बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब। अब ये गलती क्या होती है, हेड मास्टर साहब। जब हम लिख देते हैं बखिदमत जनाब तो आगे हेड मास्टर के साथ साहब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जनाब जो है वो साहब के मैंने वो दे रहा है, उसकी अदायगी साहब के मैंने में हो रही है। जनाब जब लिख दिया है तो मास्टर के साथ साहिब नहीं लिखना। अगर वो साहिब लिखेगा तो उसका 1 नंबर आधा नंबर काट लेना है। हमने सीधा साधा लिखना है बखिदमत जनाब हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल मुल्तानपुर, जो भी स्कूल का नाम है। हेड मास्टर के साथ अगर उसने साहब लिखा है तो वो साहब जो है वो नहीं लिखना, वो लिखेगा तो उसका 1 नंबर काट लेना है। ये इब्तदाइया का पहला हिस्सा है। उसका जो इब्तदाइया है जैसे मैंने बताया है इसका 1 नंबर है। अगर वो साहब लिखेगा तो आधा नंबर उसे देना है। इसके बाद इल्काब है, इब्तदाइया हो गया। अलकाब, अलकाब में हम लिखते हैं जनाब आली, जनाब आली। अगर फीमेल टीचर है हेड मिसेस है तो वहाँ लिखते हैं जनाब आलिया। अगर उसने बच्चे ने सिर्फ लिख दिया है जनाब आली तो आधा नंबर देना है। आगे यार ये इलामत नदाइया उसने अगर लिखी है, इलामत नदाइया अगर लिखी है और जनाब आली भी लिखा है तो 1 नंबर लिखा, 1 नंबर देना है। अगर दोनों में से एक उसने लिखे हैं तो फिर आधा नंबर देना। नदाइया, नदा के मैंने पुकारना। कुरान मजीद में यहया अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ है और आगे पे लिखा हुआ है इज़नादा रब्बहु निदाअन ज़किय्या। जी 10 उसे 1 नंबर देना है। यानी निदा के मैंने पुकारना, तो चूंकि उसने पुकारा है मास्टर को, उसके साथ पुकार की है, अपनी इल्तिजा पेश की है तो उसने इल्तिजाई इलामत लिखी है। इसके बाद है नस्ल मज़मून, ये तीसरा हिस्सा है।
नफ्स मज़मून के 6 नंबर हैं। नफ्स मज़मून में हमने पहली चीज़ ये देखनी है कि रब्त मज़मून जो उसने फ़िक्रे लिखे हैं उसमें कितना रब्त मौजूद है, आपस में कितना जोड़ है। अगर रब्त मज़मून ठीक है, उसका रब्त मज़मून जो है फ़िक्रों आपस में जोड़ है, तो उसको हमने नंबर देने हैं 2। अगर जोड़ नहीं है तो फिर देना है 1 नंबर। इसी से दूसरी कड़ी है कि वजूहात। सिर्फ बच्चे ने यह बयान कर दिया है कि मुझे शाम से बुखार है, मुझे शाम से बुखार है इसलिए मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकता। आगे उसकी वजह बयान नहीं की कि मुझे बुखार है, स्कूल हाजिर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। साथ अगर उसने ये लिखी है कि मुझे शाम से बुखार है इसलिए मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर ने मुझे नसीहत की है कि आपने 1 दिन आराम करना है। हमारे अक्सर दरखास्तों में जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, उन्हें ये नहीं बताते कि आपने आगे ये भी लिखना है कि वजह क्या है। अगर आगे बच्चे ने ये लिख दिया है कि मुझे शाम से बुखार है इसलिए मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर ने मुझे नसीहत की है कि आपने 1 दिन आराम करना है। जब वो वजूहात बयान करेगा, क्यों ही वजूहात बयान करेगा, तो उसे हमने दे देने हैं 3 नंबर। इसके बाद आखिरी चीज जो इस सिलसिले की तीसरी कड़ी है वो है कि रमूज़ों का ग्रामर। जो बच्चे ने फिक्रे लिखे हैं, जुमले लिखे हैं, एक रब देखना है, वजूहात देखनी है, तीसरा ग्रामर। ग्रामर ये है कि उनमें उसने कामें डाले हैं, कहाँ पे कामें डाले हैं, और उसका आप कहाँ पे डाला है, वावैन या दूसरे ग्रामर की जो इलामात है उनको कहाँ और दुरुस्त अंदाज में डाला है। अगर उसने डाले हैं तो फिर 1 नंबर दे देना। कौल है इसके नफ्स मज़मून के 6